This problem is based on enthalpy change, internal energy change. If water vapor is assumed to be perfect gas, molar enthalpy change for vaporization of 1 mole of water at 1 bar and 100 degree Celsius is 41 किलोजूल per mole. ये वैल्यू आपको क्या इंडिकेट कर रही है? ये वैल्यू क्या इंडिकेट कर रही है आपको? मोलर एंथैल्पी चेंज, यानी कि ये आपके पास डेल्टा एच की वैल्यू है. दिस इज मोलर एंथैल्पी बोल रहे हैं ना. एंथैल्पी का मतलब क्या हो गया? डेल्टा एच. मोलर एंथैल्पी कितने की होती है? 1 मोल की होगी सर. मोलर एंथैल्पी हमेशा कितने की होगी? 1 मोल की होगी. कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी चेंज. डेल्टा यू जानना चाह रहे हैं. टेम्परेचर आपको ये दिया गया 100 डिग्री सेल्सियस. सो यू विल यूज दिस रिलेशन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, और डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी. सो जो वेपोराइजेशन होगा उसमें आप साफ साफ देख सकते हो 1 मोल ऑफ लिक्विड इज ट्रांसफॉर्म टू 1 मोल ऑफ गैसियस स्टेट. तो डेल्टा एन जी कैसे निकालते हो आप लोग? सम ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट. गैसियस प्रोडक्ट में केवल 1 मोल है, ये माइनस ये लिक्विड स्टेट में दैट इज 0. So delta Ng is 1. Temperature was given 100 degrees Celsius that we have converted into Kelvin. Delta H was given 41 kilojoule per mole. हम इसे 41 किलोजूल पर मोल में ही इन्होंने लगाया है यहाँ पर, जबकि इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगी 1000 से, क्योंकि जो R की वैल्यू है वो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होता है. तो यहाँ पे इन्होंने शायद मिस्टेक हो गई है. इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 41 into 1000 minus delta Ng is 1, R is 8.314 joule per Kelvin per mole, and this is temperature. So your answer will be 37904 joule per mole. और जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे then you will get this answer 37.904 किलो जूल पर मोल. तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे it should be multiplied by 1000 because the value of R is has been put in joule, not in kilojoule. First we discuss about heat capacity. Heat capacity is denoted by C, and it is the amount of heat supplied to a system to raise the temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जितना भी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की जाएगी, that is going to be heat capacity of the system, and the formula will be C is equal to Q upon delta T. Q is joule and temperature we take in Kelvin, so this unit will be joule per Kelvin. Similarly, we have specific heat capacity. Specific heat capacity is the amount of heat supplied to a specific amount of a substance to raise its temperature by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन. तो यहाँ पे W क्या आ गया? स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस. जनरली ये जो अमाउंट है हम केजी में लेते हैं, तो ये 1 केजी ले लेते हैं, तो जूल पर केजी इनटू केल्विन. सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यूनिट विल बी किलोग्राम जूल किलो पर किलोग्राम पर केल्विन. There is one more term called molar heat capacity, which is an intensive property. आप बताएंगे कि मोलर हीट कैपेसिटी कितने अमाउंट की हीट कैपेसिटी होगी? वेरी गुड, 1 मोल. इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम बाय of 1 mole of a system by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन. एक ही बात है, चेंज उतना ही आएगा टेम्परेचर का. यूनिट्स बताएंगे. क्यू का जूल ले लिया हमने, ये मोल आ गया इनवर्स, और ये केल्विन इनवर्स आ गया. तो हीट कैपेसिटी, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है,
इसका टेम्परेचर पहले 10 डिग्री सेल्सियस था, और जब इसको हमने 10 जूल हीट सप्लाई की तो इसका टेम्परेचर जो है वो 11 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इसकी जो हीट कैपेसिटी होगी क्या होगी, जूल 10 जूल पर केल्विन, क्योंकि 10 जूल हीट सप्लाई की, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो ये कहलाएगी आपकी हीट कैपेसिटी। अब इसका स्पेसिफिक अमाउंट ले लें 1 kg, तो वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगी। ये अगर 1 मोल ले लें देन इट बिकम्स मोलर हीट कैपेसिटी। कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर पर जो भी हीट कैपेसिटी होगी दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो भी हीट कैपेसिटी होगी दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और इन दोनों हीट कैपेसिटी के लिए हम रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे Cp और Cv में, वेयर Cp इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सो ये आपने भी देखा था, C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T, दिस इज हीट कैपेसिटी। और अगर हमें कांस्टेंट वॉल्यूम पर लेना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं CV इज इक्वल टू क्यू वी इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। तो क्यू वी कैसे लिख सकते हो आप, CV इंटू डेल्टा टी, इस तरह से। और आपको मालूम है कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो भी हीट सप्लाई की जाएगी दैट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम। इसी तरह से हम CP भी लिख सकते हैं, CP इज इक्वल टू QP अपॉन डेल्टा T। तो QP कितना रहेगा, CP इंटू डेल्टा T। और आपको मालूम है कांस्टेंट प्रेशर पर जो भी हीट सप्लाई की जाएगी दैट इज गोइंग टू बी द एंथैल्पी चेंज ऑफ द सिस्टम। अब ये इक्वेशन हमने यूज कर ली फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा P इंटू डेल्टा V। और ये रिलेशन हमने 1 मोल के लिए क्योंकि है, तो यहाँ पे n की जगह कितना आ गया, 1 आ गया, और ये R इंटू डेल्टा T आ गया। ये वाली फॉर्म आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस R इंटू डेल्टा T, ऐसा आप लिख सकते हो। तो आपने डेल्टा H की जगह तो रख दिया QP, या डेल्टा H की जगह क्या रख दिया आपने, CP इंटू डेल्टा T। इन प्लेस ऑफ डेल्टा U हैव पुट CV इंटू डेल्टा T प्लस R डॉट डेल्टा T। तो आपने डेल्टा T कॉमन ले लिया है क्योंकि 1 मोल के लिए चल रहा है पूरा प्रोसेस, तो CP minus CV will be R. This is your relation for 1 mole of a gas. CP minus CV is equal to R. CP is heat capacity at constant pressure and CV is heat capacity at constant volume. That is going to be a constant value which is called universal gas constant, that is R. Right. अब ये जो different gases हैं उनके लिए जो Cp अपॉन CV रेशियो है ये अलग अलग आता है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे हम लोग। अभी हम पहले कैलोरीमीटर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। कैलोरीमीटर क्या है, क्या इसका यूज है, वो हम बात करने वाले हैं। देखिए कैलोरीमीटर जो है इसको हम बॉम्ब कैलोरीमीटर बोलते हैं। बॉम्ब कैलोरीमीटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो आप चैम्बर देखें ना, ये स्टील का बना हुआ एक चैम्बर है जिसकी वॉल्स काफी थिक होती हैं, और इस स्टील के चैम्बर को हमने बोल दिया बॉम्ब। अब जिस सब्सटेंस का आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालना है, आपको ये पता करना है कि किसी भी सब्सटेंस के कंबशन में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, उसके लिए हम इस कैलोरीमीटर का यूज करते हैं, वो भी खास करके एट कांस्टेंट प्रेशर, बल्कि सॉरी इट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और आपको मालूम है कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो भी हीट सप्लाई होगी दैट इज गोइंग टू गिव इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम। तो ये सेटअप हमने कर लिया, ये स्टील का चैम्बर है, यहाँ पर ये सैंपल, जिस सैंपल का हमें पता करना है कि उसकी हीट कैपेसिटी कितनी होगी या एंथैल्पी ऑफ कंबशन कितना होगा, सॉरी, वो हमने यहाँ पे नोन अमाउंट W ग्राम ले लिया। इस बॉम्ब के अंदर
दो फायरिंग लीड्स लगी रहती हैं जिनकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक स्पार्क यहाँ पे स्ट्रक करते हैं, चिंगारी प्रोड्यूस करते हैं, सो दैट द सब्सटेंस विल अंडरगो कंबशन, और यहाँ से एक ऑक्सीजन इनलेट से ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ पे बना के रखते हैं, जिससे कि जो कंबशन है वो प्रॉपर तरीके से होता रहे। तो जब इन फायरिंग लीड से हम इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस करेंगे तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्ट्रक प्रोड्यूस हो जाएगा और यहाँ पे कंबशन में जाएगा ये सब्सटेंस। जब ये कंबशन में जाएगा, जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी बॉम्ब कैलोरीमीटर एब्जॉर्ब करके किसको दे देगा? ये बाहर वाटर रखा हुआ है, वाटर में थर्मोमीटर लगा हुआ है, जो टेम्परेचर एक्सपेरिमेंट से पहले होगा वो हमें पता होगा, और जो एक्सपेरिमेंट के दौरान जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा वो हम नोट कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है इस बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर, बॉम्ब के अंदर, तो इसीलिए हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर हमें बॉम्ब कैलोरीमीटर की पता है तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, C स्पेसिफिक इज इक्वल टू Q बाई W इंटू डेल्टा T। Q तुम्हें निकालना है इस बार, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तुम्हें पता होगी बॉम्ब कैलोरीमीटर की, ग्राम तुमने लिए होंगे उसको केजी में कन्वर्ट कर लेना, चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1 करके आप निकाल लोगे। अब क्योंकि ये होल प्रोसेस इज कैरीड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो जो भी ये QV की वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू गिव यू इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम। और जब ये इंटरनल एनर्जी चेंज आपके पास आ गया उसके बाद आप ये रिलेशन यूज करोगे, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। इसमें डेल्टा U तो यहां से पता चल गया आपको QV से, डेल्टा NG आपको पता होना चाहिए कि ये सब्सटेंस जब कंबशन में जाएगा तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। जैसे मान लीजिए कार्बन होगा, तो कार्बन जब कंबशन में जाएगा सो इट फॉर्म C कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2G, तो इसका डेल्टा NG यहाँ इक्वेशन से निकाल पाएंगे आप। सम ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट कितना है? 1 मोल माइनस सम ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट 1 मोल। ये तो सॉलिड तो 1 में है, कार्बन सॉलिड, तो 0 यहाँ पे आ जाएगा। R की वैल्यू 8.314 और टेम्परेचर जो लैब का टेम्परेचर होगा, जिस रूम टेम्परेचर होगा जिस पर आपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है, दैट इज गोइंग टू कंपेयर। तो ये बॉम्ब कैलोरीमीटर का मेन पर्पस है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो भी हीट सप्लाई हो रही है उसे मेजर कर ले कंबशन के दौरान, और जब वो मेजर कर लिया तो हमें क्या मिल गया? इंटरनल एनर्जी चेंज। और इंटरनल एनर्जी चेंज मिलने के बाद इस एक फॉर्मूले में यूज करके हम डेल्टा H यानी कि एंथैल्पी चेंज यानी कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन किसी भी सब्सटेंस का पता कर सकते हैं। इसी तरह से हम ये डेल्टा H की वैल्यू डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं अगर इस तरह का कैलोरीमीटर हम यूज करें। हाँ, ये जो आपको कैलोरीमीटर दिख रहा है ये कांस्टेंट प्रेशर पर हीट चेंज बताएगा आपको। ये देखिए, ये जो कैलोरीमीटर है फॉर मेजरिंग हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, और ये हमें क्या देगा? डायरेक्टली डेल्टा H। इसके लिए क्या करते हैं? फोन पॉलीस्टाइरिन का कप बना लेते हैं और ये वेसल अंदर रखा हुआ है, इसमें रिएक्शन मिक्सचर जो है वो हम आपस में रिएक्शन करने के लिए अलाउ करते हैं, टेम्परेचर चेंज नोट कर लेते हैं और फॉर्मूला वही रहेगा, C स्पेसिफिक इज इक्वल टू Q बाई W इंटू डेल्टा T। पर इस बार जो प्रेशर आएगा वो क्या आएगा? सॉरी, इस बार जो हीट चेंज आएगा किस पे? कांस्टेंट प्रेशर पर आएगा, और ये डायरेक्टली हमें एंथैल्पी चेंज के बारे में बताएगा कि इस रिएक्शन में कितना एंथैल्पी चेंज हुआ है। कभी कभी क्या होता है, इसके 1 मोल के लिए कर लेते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Cm इज इक्वल टू Q अपॉन N इंटू डेल्टा T, वो देखा जाएगा, लेकिन हाँ कुल मिलाकर के प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और जो भी हीट सप्लाई होगी या एब्जॉर्ब होगी दैट इज गोइंग टू गिव द एंथैल्पी चेंज ऑफ द सिस्टम। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल मैं आपको दिखाता हूं, देखिए किस तरह से आता है। ये देखिए 6.8 न्यूमेरिकल आपके सामने ये है एनसीईआरटी का। द रिएक्शन ऑफ साइनामाइड, ये एक सब्सटेंस है साइनामाइड NH2CN विद डाई ऑक्सीजन वाज कैरिड आउट इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर। इस साइनामाइड का कंबशन किया गया कैलोरीमीटर के अंदर एंड डेल्टा U वाज फाउंड टू बी minus 742.7 किलो जूल पर मोल। ये पता कर लिया इंटरनल एनर्जी चेंज कितना हुआ कौन से वॉल्यूम पर हीट सब
मेजर करके at 298 Kelvin temperature is given 298 Kelvin. Calculate enthalpy change delta H you have to find out for the reaction at 298 Kelvin. तो बस आपने ये रिलेशन यूज करना है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT. इसमें जो डेल्टा H है वो पता करना है. डेल्टा U दिया है -742.7 किलो जूल है. मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ जूल में, क्योंकि जो R की वैल्यू हम लगाएंगे वो किस में रहेगा, जूल पर केल्विन पर मोल में रहेगा. अब डेल्टा NG देखो कैसे निकालेंगे, सम ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट. तो 1 मोल तो ये है गैसियस प्रोडक्ट में, 1 मोल ये तो लिक्विड में, तो कितना हो गया 2 माइनस सम ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस 3/2 ये है और 1 ये है. जब जोड़ोगे तो कितना आएगा 2.5 आ जाएगा. R की वैल्यू 8.314 और टेम्परेचर 298 केल्विन ही दिया हुआ है आपको. Now you calculate, you will find out the value of delta H. It should be ये पॉजिटिव आएगा ना, प्लस डेल्टा NG और ये माइनस का आएगा. Now you calculate. तो साइन माइनस का इसलिए आया क्योंकि प्रोसेस कैसा होगा कंबशन में, एक्सोथर्मिक, हीट एनर्जी रिलीज होगी. That's why delta H comes in the negative magnitude. So it is -743.93 kilojoule per mole. Say enthalpy change of a reaction or reaction enthalpy is the same thing, and it is denoted by delta RH. Here delta stands for change, R stands for reaction, and H stands for enthalpy. So enthalpy change of a reaction can be determined by using the standard enthalpy of formations of products and reactants. So this formula goes like this: standard enthalpy change. This not stands for standard. Standard का मतलब है जब reactants और products सभी अपनी standard state में, जैसे वाटर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो हमें उसका लिक्विड स्टेट में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यूज करना है. ग्रेफाइट कार्बन सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो ग्रेफाइट का ही हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यूज करना है. मैं बताऊंगा और डिटेल में आपको. दिस इज द समेशन ऑफ standard enthalpy of formation of products. और अगर कोई स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे Vp माइनस सम ऑफ स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट फॉर द रिएक्टेंट, लेट्स से Vr मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. इसके लिए परेशान नहीं होना है हमें, इनके लिए सभी वैल्यूज हमें दी होंगी. जैसे एक जनरल इक्वेशन मैं आपके सामने ले रहा हूँ अमोनिया के फॉर्मेशन का, इसको हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे हम इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे. तो देखिए डेल्टा RH नॉट इज इक्वल टू कितने मोल्स हैं यहाँ पर अमोनिया की, 2 मोल्स हैं. 2 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया G. ये प्रोडक्ट में एक ही मॉलिक्यूल है, उसका हमने स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ले लिया, माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2G. ये और यहाँ पे क्योंकि 1 मोल है ये, तो मल्टीप्लाई बाई 1 या मत करो छोड़ दो ऐसे, प्लस हाँ